हेलो दोस्तों, आज मैं फिर 10 ऐसे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और क्लास 12th के जो बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इन 10 प्रश्नों पर। ये सारे प्रश्न 2 मार्क्स वाले हैं, तो ये सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम आज तैयार कर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस आनुवांशिकता का वर्णन कीजिए। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है या क्रिस क्रॉस आनुवांशिकता क्या है। अब इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ए है, यह पुरुष है यानी मेल है। अब इससे कोई बीमारी इसके अपोजिट लिंग वाले यानी कि इसकी बेटी में यानी बी में, यह क्या है, यह इसकी बेटी है यानी फीमेल है, डॉटर है, और यहाँ से फिर इसके बेटे में यानी इसके नाती में पहुंच जाए तो इसको हम क्रिस क्रॉस आनुवांशिकता कहते हैं। हम कह सकते हैं कि असमान लिंग द्वारा गुणों का स्थानांतरण जब समान लिंग पर होता है तो हम इसे हम क्रिस क्रॉस आनुवांशिकता कहते हैं। इस तरह का यह आनुवांशिकता होती है। तो ये क्रिस क्रॉस आनुवांशिकता के बारे में आपने जान लिया। अब इसके बाद है उत्परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी जीव में होने वाला अचानक और सतत परिवर्तन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार होते चली जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है यह मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा जो होता है वह होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन, 2 प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों में नई प्रजातियों का विकास होता है और ये नई प्रजातियां अपने पुरानी प्रजातियों से भिन्न हो जाती है। उसके बाद है मानव शरीर के 2 प्रतिरोधी तंत्र का नाम लिखिए। तो सबसे पहला है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम कहेंगे अंतर्जात असंक्राम्यता। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कहेंगे उपार्जित असंक्राम्यता, या हम इसे कहेंगे अंतर्जात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक होती है अंतर्जात प्रतिरक्षा, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। जीव के जन्म के साथ जो प्रतिरक्षा जीव में होती है उसे हम कहते हैं अंतर्जात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्म से होने वाली प्रतिरक्षा को हम कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, और जो प्रतिरक्षा जीव अपने जीवन भर में उपार्जित करता है उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन है जैव मात्रा के पिरामिड का वर्णन कीजिए। तो जैव मात्रा में हम जानते हैं कि सबसे पहला, तो ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो संरचना होती है उसको हम पिरामिड कहते हैं। इस तरह की जो संरचना है उसको हम पिरामिड कहेंगे। एक त्रिकोणात्मक संरचना होती है पिरामिड की। अब इस पिरामिड में हम जब किसी पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो भार होता है वह उत्पादकों का होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक भार उत्पादकों का होता है, सबसे अधिक वजन उत्पादकों का होता है। उससे कम भार प्राथमिक उपभोक्ता का होता है। प्राथमिक उपभोक्ता से कम भार
द्वितीयक उपभोक्ता का होता है और द्वितीयक उपभोक्ता से भी कम भार जो है वह अंतिम या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता का होता है। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में हम इसको रखेंगे, दर्शाएंगे, तो वह हम दर्शाएंगे उत्पादकों को। उससे कम क्षेत्रफल में हम प्राथमिक उपभोक्ता को दर्शाएंगे, उससे कम एरिया में द्वितीयक उपभोक्ता को दर्शाएंगे और सबसे कम एरिया में उच्च श्रेणी के उपभोक्ता को दर्शाएंगे। तो इस तरह से एक पिरामिड की संरचना बन जाती है, जिस पिरामिड को हम जैव भार का पिरामिड कहते हैं। इसको आपको एग्जाम में अच्छे से बना देना है, इस तरह से कंप्लीटली बनाना है, इस तरह से बनाना है और इसमें ये जो कॉलम है इसको इस तरह से कर देना है और फिर इसमें उत्पादक, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता और इसमें उच्च श्रेणी के अंतिम उपभोक्ता, इसको बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमटीपी क्या है। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन को आप जानते ही होंगे कि चिकित्सीय विधि से गर्भ समापन किया जाता है तो उसको हम एमटीपी कहते हैं। यह अगर किसी कारणवश नहीं है तो यह एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। उसके बाद है एड्स की रोकथाम पर टिप्पणी लिखें। तो एड्स के रोकथाम के लिए सबसे जो पहला है वह है अनैतिक यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए। अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। दूसरा नंबर है निडिल और सिरिंज जो कि संक्रमित हैं, एक बार में डिस्पोजेबल सिरिंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज है ब्लड चढ़ाते समय उसकी समुचित जांच होनी चाहिए और चौथी है गर्भवती माता की जांच हो जानी चाहिए ताकि उसके शिशु में यह रोग नहीं फैल सके। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वह है बीटी कॉटन क्या है। आपको पूछ सकता है बीटी कॉटन क्या है, या आपको पूछ सकता है कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास क्या है, या पूछ सकता है आपको बीटी प्लांट क्या है। बीटी प्लांट क्या है, या पूछा जा सकता है बीटी जीन क्या है, या आपको पूछा जा सकता है बीटी बैक्टीरिया क्या है। ये सारे प्रश्न जो हैं ये लगभग एक ही प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया में एक गुण होता है जिस गुण के कारण यह जहां पर यह होता है वह कीटों की वृद्धि को रोक देता है। तो इसमें ये जो गुण होता है वह जिस जीन की वजह से होता है उसको हम बीटी जीन कहते हैं और इस बैक्टीरिया को हम बीटी बैक्टीरिया, बी फॉर बेसिलस और टी फॉर थ्यूरिंजिएंसिस कहते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ये इस जीन को उस पौधे में डाल दिया जाता है जिस पौधे में इस जीन को डाल दिया जाता है उस पौधे में यह विशेषता आ जाती है कि वह कीटों की वृद्धि को रोक देता है। तो ऐसे पौधों को हम बीटी प्लांट कहते हैं। और जब यह कपास के पौधों में डाला जाता है तो कपास के पौधों में भी यह गुण विकसित हो जाता है कि वह कीटों की वृद्धि को रोक सके। तो ऐसे पौधे को हम बीटी कपास या बीटी कॉटन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, बीटी कॉटन क्या है, बीटी प्लांट क्या है, बीटी जीन क्या है। ये सारे प्रश्न आप बना सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। अगला जो क्वेश्चन है वह है परजीविता क्या है। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में अंदर में रह के या बाहर में रह के कहीं भी रह रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, उससे आश्रय प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। और यह घटना जो है, यह पोषण जो है, इस पोषण को हम परजीविता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीएमओ क्या है। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म यानी आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव। ऐसे जीव जिनकी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन कर दिया गया है उस जीव को हम कहते हैं जीएमओ।
यानी ट्रांसजेनिक जीन भी हम इसको कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक जीव भी कह सकते हैं, जिस जीव की आनुवांशिक संरचना में कृत्रिम रूप से परिवर्तन कर दिया गया हो, आर्टिफिशियली उसको चेंज कर दिया गया हो, तो ऐसे जीव को हम कहते हैं जीएमओ। ऐसी फसल को कहते हैं हम जीएमओ फसल। ऐसे जंतु को कहते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे साल्मन मछली एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, जिसमें उसके मूल जीनी संरचना को परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है? रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस, हिंदी में इसको कहेंगे प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम इसको कहेंगे प्रतिबंधन एंजाइम। यह एक प्रकार का एंजाइम है जिसका उपयोग डीएनए को उचित स्थलों पर काटने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि इसको हम आनुवांशिक कैंची, जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवांशिक कैंची किसे कहते हैं, तो आनुवांशिक कैंची रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस को कहते हैं। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर के आपके पास पुनः आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।